क्या होगा अगर आपको पता चले कि आप जो नॉनवेज बर्गर खा रहे हैं उसमें किसी जानवर का नहीं बल्कि किसी इंसान का मीट डला हुआ है? तो क्या आप उस बर्गर को खा पाएंगे? मैं आज आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाने वाली हूँ जो बर्गर में इंसानी मीट डालकर बेचा करता था और खुद भी खाया करता था। ये कहानी है सीरियल किलर जोसेफ रॉय मैथनी की, जिसकी ज़िंदगी की शुरुआत अमेरिका के बाल्टीमोर शहर से होती है। इसका जन्म 2 मार्च 1955 में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, पर पिता हमेशा नशे में धुत रहते थे। कहते हैं उसके पिता की मौत तभी हो गई थी जब मैथनी की उम्र 6 साल के आसपास की थी। नशे में धुत रहने के कारण उसके पिता ने कभी भी घर और बच्चों को नहीं देखा। उसकी माँ 6 बच्चों को पालने के लिए एक्स्ट्रा काम करती थी, जिससे सभी बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से हो सके। पिता के मौत के बाद भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसकी माँ बताती है कि 1973 में जब वो 19 साल का था उसने यूएस आर्मी ज्वाइन कर लिया और तब से उसने कभी बात नहीं किया। उसकी सबसे बुरी आदत यही थी कि उसे ड्रग्स की आदत लग गई थी। अमेरिकी फ़ौज में भर्ती होने के बाद उसकी पोस्टिंग वियतनाम में हुई। वियतनाम में रहने के दौरान उसका फ़ौज से मन उब गया, इसलिए जब कुछ साल बाद वापस अमेरिका आया तो फ़ौज में कभी वापस नहीं लौटा। वो नशे में धुत रहने लगा, ड्रग एडिक्ट हो गया। ड्रग्स लेने के दौरान ही उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो लड़की प्रोस्टिट्यूट रह चुकी थी। दोनों साथ में रहने लगे। मैथनी घर का खर्चा चलाने के लिए ट्रक चलाता था। इस तरह मैथनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा। कोई पूछता कि उसके परिवार में कौन कौन है तो बताता कि उसके माता पिता दोनों की मौत हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं था। उसकी माँ जिंदा थी। इस तरह समय बीतता गया और उसका एक बेटा हो गया। अब बात साल 1993 की है, जब ट्रक लेकर मैथनी कई दिनों के लिए बाहर गया। जब घर लौटा तो देखा गर्लफ्रेंड और बेटा दोनों लापता है। दोनों की उसने काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब वो ड्रग्स लेने वालों से पता किया तो जानकारी मिली कि वो बच्चे को लेकर किसी और के साथ कहीं और जा चुकी है। मैथनी को लगता था कि उसके बच्चे को भी गर्लफ्रेंड गलत लोगों तक पहुंचा देगी, इसलिए वो उनकी तलाश में हर उस शख्स से पूछताछ करने लगा जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानते थे। इसी दौरान 1994 में एक नदी पुल के किनारे 2 लोगों से मिला जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानते थे, लेकिन उन दोनों से गर्लफ्रेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इसी गुस्से में 150 किलो से ज़्यादा वजन वाले मैथनी ने हथौड़े से मार मार कर दोनों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों के शव को वहीं नदी के पास फेंक दिया, लेकिन इस पूरी वारदात को वहां मौजूद एक मछुआरे ने देख लिया, इसलिए मैथनी ने उसकी भी हत्या कर दी और उसके शव को नदी में काफ़ी दूर फेंक आया। वहीं पर कत्ल में प्रयोग हथौड़े को भी फेंक दिया था। दोनों व्यक्तियों के गायब होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो मैथनी का पता चला। पुलिस ने उसे दबोच भी लिया, लेकिन कत्ल में इस्तेमाल हथियार नहीं मिला और ना ही जिस मछुआरे की हत्या की थी उसकी लाश मिली। मैथनी पर सिर्फ 2 लोगों की हत्या का केस चला, लेकिन उसमें भी कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए कुछ महीने बाद ही वो जेल से छूट गया। अब भले ही जेल से मैथनी छूट गया था, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया। साथ ही उसे ये भी पता चल गया कि अगर जिसकी हत्या की जाए उसकी लाश ना मिले और हत्या करने वाला हथियार ना मिले तो कातिल का कभी पता ही नहीं चल सकेगा, जैसे उस मछुआरे का पता नहीं चल सका। इसलिए अब वो शातिर किलर बन गया और उसके निशाने पर वो सब लोग थे जो उसका साथ छोड़ चुकी गर्लफ्रेंड की पहचान में थे या उसके पेशे से जुड़े हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जोसेफ रॉय मैथनी को लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड की गलत हरकतों की वजह से उसका बेटा भी उससे दूर हो गया। बेटे के बारे में सोचकर वो उन सभी लोगों को मार देना चाहता था। इसलिए 1995 से ही वो खासकर रेड लाइट एरिया की लड़कियों को मिलने के लिए बुलाता था और फिर रेप के बाद हत्या कर देता था। वो बेरहमी से कत्ल करता था।
अब आलम ऐसा था कि अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में लगातार लोग गायब हो रहे थे और उनके शव भी नहीं मिल रहे थे। पहला शव एक दिन किसी सफाई कर्मी को तब मिलता है जब उसे एक लावारिस बॉक्स मिला। उस बॉक्स को खोला तो उसमें कंकाल था। ये कंकाल एक लड़की का था। उसकी पहचान कैथी के रूप में हुई। वो काफ़ी समय से लापता थी। वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन कत्ल किसने किया और क्यों किया ये पता नहीं चल सका। इसके कुछ महीने बाद एक और लड़की की लाश ऐसे ही बॉक्स में मिली। ये भी एक प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन मारने वाले का पता नहीं चल पाया। कई बार जोसेफ ट्रक चलाता था या फिर ज़्यादातर समय ये सड़क किनारे ठेला लगाता था। यहाँ बर्गर और सैंडविच बेचने लगा। पोर्क और बीफ मांस वाले सैंडविच और बर्गर की खूब डिमांड थी। लेकिन जोसेफ को ये पता था कि अगर कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस से बचाना है तो उनके हाथ सबूत नहीं लगना चाहिए। इसलिए यह हत्या के बाद शरीर से मांस निकाल लेता था। मांस निकालने के बाद लाश को बॉक्स में बंद करके या दूसरे तरीके से पैकेट में डालकर कहीं फेंक देता था। फिर उसी इंसानी मांस को तंदूर पर भूनकर खुद भी खाता था और बर्गर व सैंडविच में डालकर बेच देता था। ये सिलसिला वो काफ़ी समय तक चलाता रहा। ख़ास तौर पर प्रोस्टिट्यूट को निशाने पर लेता था और उन्हें घर बुलाकर मार डालता था। असल में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गुस्से की वजह से मर्डर करने के बाद उसे अपनी ताकत का एहसास होता था। जो बर्गर वो बेचता था इंसानी मीट वाला, वो लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा और उस बर्गर की स्पेशल डिमांड होने लगी। इसी वजह से वो और हत्याएं करने लगा और उसका शिकार हमेशा प्रोस्टिट्यूट ही हुआ करती थी। बात 1996 की है। उस दिन जोसेफ ट्रक लेकर अपने शिकार की तलाश में निकला। उसकी मुलाकात प्रोस्टिट्यूट रीटा कैम्पर से हुई। उसे अपने ट्रक में वो लिफ्ट देता है, फिर रास्ते में उसे ड्रग्स देता है। इसके बाद उसे वो एक फैक्ट्री में ले जाता है जहाँ वो रहा करता था। यहाँ रीटा को सब कुछ अजीब लगता है। वो विरोध करते हुए वहाँ से जाने लगी। तभी जोसेफ उसे ज़बरदस्ती रोक लेता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह बचकर रीटा के हाथ ट्रक में रखा एक हथौड़ा मिल जाता है। उसी हथौड़े से जोसेफ पर हमला कर वो भाग निकलती है। वहाँ से वो भागते हुए वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचती है। उसकी शिकायत करती है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर आती है। तब तक जोसेफ वहाँ से भाग निकलता है। अब पुलिस रेप और हत्या के प्रयास के आरोपी की स्केच तैयार करती है। उसकी तलाश शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद 15 अगस्त 1996 को एक फ़ोन के ज़रिए पुलिस को संदिग्ध जोसेफ की जानकारी मिलती है। इसी सुराग पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उससे पूछताछ कर हत्या में इस्तेमाल हथौड़े को बरामद करती है। पुलिस की पूछताछ में उसने 10 लड़कियों समेत 13 लोगों की हत्या करने की बात कबूल करता है। वो बताता है कि गर्लफ्रेंड जब उसके बच्चे को लेकर घर छोड़ देती है, तभी से वो बदला लेने की नीयत से ऐसा कदम उठाता है। वो ये भी बताता है कि आखिर कैसे पहले 3 मर्डर किए उसने, लेकिन सज़ा 2 केस में मिली, तो वो शव को ठिकाने लगाने लगता है। वो ये भी बताता है कि कई कत्ल उसने कुल्हाड़ी से किए थे तो कई हथौड़े से। उसे हत्या करने के बाद ताकत का एहसास होता था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में जोसेफ ने फांसी की सज़ा की मांग की थी। उसे सज़ा मिली भी, लेकिन साल 2000 में फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया। करीब 21 साल तक जेल में रहने के बाद 5 अगस्त 2017 में जोसेफ मैथनी की मौत हो गई। जेल में उसकी मौत को लेकर हार्ट अटैक कहा जाता है, तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि कैदियों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन सच यही है कि बाल्टीमोर में खौफ का दूसरा नाम बन चुके सीरियल किलर का आखिरकार अंत भी रहस्यमय ही रहा। मौत की असली वजह कभी सामने नहीं आ पाई। जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसने पुलिस को बताया कि लोगों को वो स्पेशल मीट जो वो बर्गर में डाला करता था काफ़ी पसंद आने लगा था। उसके कस्टमर ने कभी कोई शिकायत नहीं किया कि ये बर्गर कुछ अजीब है। सभी को इंसानी मीट वाला बर्गर काफ़ी पसंद आने लगा था। उसने आगे बताया कि
इंसानी मीट का टेस्ट कई हद तक पोर्क जैसा होता है। अगर तुम दोनों को साथ में मिला दोगे तो कोई भी फ़र्क नहीं बता पाएगा। पुलिस को सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला उसने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उसने कहा था, अगर किसी सड़क से गुज़र रहे हो और रास्ते में कहीं कोई बारबेक्यू मिल जाए जिसे आप ना जानते हो कि वो कौन है, क्या बेचता है और कैसा बेचता है, तो सोच समझ कर ही खाए, क्योंकि क्या पता कि आप उस बर्गर में इंसानी मीट खा रहे हो। आपको इस सीरियल किलर की कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।